नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के जो थॉट्स हैं, जो विचार है, उनके ऊपर हम बात कर रहे थे और उसी कड़ी के अंदर हमारे अरस्तु चल रहा था। पिछली क्लासों के अंदर हमने अरस्तु का जीवन परिचय, अरस्तु के बारे में सामान्य बातें और अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार थे उनके बारे में विचार किया था। आज एक अरस्तु के नए विचार के साथ में उपस्थित हैं और वो है अरस्तु के क्रांति संबंधित विचार। अरस्तु ने क्रांति के ऊपर बहुत सारी बातें की हैं अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंदर। तो अरस्तु ने क्रांति के बारे में क्या कहा? अरस्तु के क्रांति का जो तात्पर्य था वो आजकल हमारे आज के समय में जो क्रांति होती है उनके बराबर नहीं था। अभी हम जो भारत के अंदर चाहे 1857 की क्रांति हो या फिर अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए जो क्रांतियां या आंदोलन हुए हैं वो हो, या फिर हम विश्व के अंदर फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इनके बारे में बात करते हैं, या फिर किसी एक उद्योग धंधों के अंदर जैसे औद्योगिक क्रांति, इस प्रकार की क्रांतियों की बात करते हैं। तो अरस्तु के क्रांति का जो मतलब था वो इस प्रकार की क्रांतियां नहीं थी, बल्कि अरस्तु क्रांति का जो अर्थ देता है, क्रांति का जो तात्पर्य बताता है, वो परिवर्तन से बताता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को अरस्तु क्या कहता है? क्रांति कहता है। ये परिवर्तन क्यों आता है? राज्यों के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन आता है, कितनी क्रांतियां होती हैं, उनके क्या कारण रहते हैं, कैसे उन क्रांतियों को रोक सकते हैं, उन सब बातों के ऊपर अरस्तु ने बहुत सुंदर चित्रण किया है और उन्हीं बातों को हम क्या करेंगे, आज उनके ऊपर विचार करते हैं। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु एक व्यवहारवादी विचारक होने के नाते उन प्रश्नों और कारकों पर भी विचार करता है जिनके कारण राज्यों में क्रांति होती है। अरस्तु एक व्यवहारवादी विचारक था और व्यवहारवादी विचारक होने के नाते उसने राज्य के अंदर घटित होने वाली सारी घटनाओं के ऊपर विचार किया है और उन्हीं घटनाओं के अंदर क्रांति राज्य के अंदर क्यों होती है उनके ऊपर भी अरस्तु ने क्या किया है? विचार किया है, उनके ऊपर भी बातें कही है। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के अंदर भाग 5 में 12 अध्यायों के अंदर विस्तार से क्रांति, उसके स्वरूप, उसके कारण और उसे रोकने के उपायों के संबंध में विस्तार से बात की है। यानी अरस्तु की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसके अंदर उसका जो 5वां भाग है, उनके 5वें भाग के 12 अध्यायों के अंदर उन्होंने क्रांति से संबंधित बातें की है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अरस्तु क्रांति का क्या अर्थ बताता है। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ हिंसक क्रांति या सशक्त खूनी क्रांति नहीं था, जिससे कि राज्य समूची सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन हो जाए। यानी कि जो खूनी क्रांति या जो शस्त्रों के द्वारा होने वाली क्रांति है, जिनके द्वारा पूरी की पूरी राज्य की जो व्यवस्था होती है, पूरे के पूरे जो तंत्र होते हैं, पूरी की पूरी जो व्यवस्था होती है, उसको बदल दिया जाता है, तो अरस्तु इसको कदापि क्रांति नहीं मानता है। अरस्तु कहता है कि क्रांति का अर्थ समाज में प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन है। अभी मैंने आपको बताया था, अरस्तु क्रांति को क्या कहता है? समाज के अंदर, राज्य के अंदर होने वाला जो भी छोटा बड़ा परिवर्तन है, वो परिवर्तन क्या है? क्रांति है। यदि ये परिवर्तन पूर्ण होता है तो पूर्ण क्रांति है, और यदि आंशिक होता है तो ये आंशिक क्रांति है। यहाँ ये अगर परिवर्तन क्या हो रहा है? राज्य की पूरी व्यवस्था को बदल रहा है। जैसे राजतंत्र है, राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र आ गया। जैसे साम्यवादी शासन है और साम्यवादी शासन की जगह पूंजीवादी शासन आ गया। तो वो तो क्या है?
कि पूर्ण क्रांति हो गई, और एक होती है आंशिक क्रांति, जैसे कुछ नियमों को बदल दिए, शासक को बदल दिया, शासक ने अपने कार्य करने के जो कुछ तरीके हैं उनके अंदर परिवर्तन ला लिए, तो राज्य के कुछ भागों के अंदर परिवर्तन होता है, तो उसको अरस्तु क्या कहता है, उसको कहता है आंशिक क्रांति। अब बातें ये आती है कि ये जो क्रांति होती है, इस क्रांति के उद्देश्य क्या होते हैं, आखिर ये क्रांति राज्य के अंदर होती क्यों है, ठीक है ना। तो क्रांति का जो पहला उद्देश्य है वो है नई शासन व्यवस्था। देखो क्या होता है, परिवर्तन संसार का नियम होता है, और अपने राजस्थानी में एक कहावत है कि दूसरे की थाली में ज्यादा घी दिखता है। हमारे पास जो है वो क्या है, उनकी तुलना में दूसरों के पास जो है ना, उसके अंदर हर समय हमें ये लगता है कि इसका जीवन मेरे से ज्यादा सुंदर है, इसकी नौकरी मेरे से ज्यादा अच्छी है, इसकी पत्नी मेरे से ज्यादा सुंदर है, मेरी पत्नी से ज्यादा सुंदर है, या फिर इसके पास जो भी संसाधन है, जो भी तकनीक है, वो मेरी तुलना में ज्यादा अच्छी है। दूसरों के साथ में क्या होते हैं, हर समय हमारे एक समाज का नियम होता है, एक इंसान की प्रकृति होती है कि वो क्या करता है कि तुलना करता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब शासन व्यवस्थाओं के अंदर, सरकारों के अंदर भी यही होता है, हर समय व्यक्ति यही चाहता है कि परिवर्तन हो जाए, एक नई शासन व्यवस्था आए, ठीक है ना, एक ऐसी शासन व्यवस्था आए जो जादू की छड़ी वाली हो, और वो राज्य के अंदर से गरीबी, बेरोजगारी और जो भी अव्यवस्था, अशांति है, सबको समाप्त कर दे, और एकदम से जो है एक अच्छे राज्य का निर्माण कर दे। तो एक नई शासन व्यवस्था की चाह जो होती है वो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, हर एक समाज के, हर एक क्षेत्र के व्यक्ति के अंदर होती है, और ये जो चाह होती है वही उसको क्या करती है, क्रांति के मार्ग पर ले जाती है। यह पहले से स्थापित शासन व्यवस्थाओं में परिवर्तन के उद्देश्य से होती है। पहले से जो व्यवस्था चल रही है उसको परिवर्तन करके एक नई और अच्छी शासन व्यवस्था की जो चाह होती है उसकी वजह से क्रांति होती है। क्रांतियों में जो दूसरा है वो है शासन करने वालों में परिवर्तन, ठीक है ना। क्या होता है कि जब तक सरकार के अंदर जो शासक है, जो शासन व्यवस्था करने वाला व्यक्ति है, जो राजा है, वो जब तक लोकप्रिय है, जनता जब तक उसको चाहती है, तब तक तो क्रांति नहीं होती है। मगर क्या होता है, जैसे ही शासक बदल जाते हैं, शासक, हर व्यक्ति की जो मानसिकता होती है वो अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का कार्य करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ही क्या होता है, शासन करने वाला जो सत्ताधारी व्यक्ति है वो बदल जाता है, उसकी जगह पर नया व्यक्ति आता है, तो उसको फिर क्या होता है कि इजीली जनता क्या करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है कि नहीं पहले वाला अच्छा था, वो अच्छा था। उसकी जो पहले वाले की जो लोकप्रियता है वो फिर क्या करती है, या तो जनता चाहती है उसको वापस ले आओ, या फिर उसके जगह दूसरा लाए आओ। इस प्रकार की जो मानसिकता होती है पब्लिक की, वो क्या करती है, परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप धारण कर लेती है, और राज्य के अंदर क्या हो जाता है, क्रांति हो जाती है। कभी कभी क्रांति का उद्देश्य शासन करने वाले सत्ताधारी व्यक्तियों में परिवर्तन होता है। अरे कई बार हमारे यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन होती है कि विद्यालय के अंदर मास्टर जी होते हैं ना, अध्यापक जी की वो ट्रांसफर हो जाती है, तो भी बच्चे और जो गांव वाले होते हैं वो हड़ताल कर लेते हैं कि नहीं, हमारे जो मास्टर जी थे वो अच्छे थे और उनको ही वापिस ले आओ। अगला जो क्रांति का अरस्तु के अनुसार है वो है विद्यमान संविधान को ही यथार्थवादी बनाना। देखो क्या होता है कि किसी भी राज्य का संविधान हो या किसी भी राज्य की शासन प्रणाली हो, उसके अंदर देखो समय के साथ में जो परिवर्तन आता है, ठीक है। आज से कुछ वर्षों पहले मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट ये सब नहीं थी, मगर आज के जमाने में इन सब चीजों के बिना बिल्कुल जिंदगी है वो अधूरी अधूरी लगने लगती है। तो जैसे जैसे राज्य के अंदर परिवर्तन आता है, परिवर्तन के साथ साथ में उस राज्य के जो कानून है उनको भी क्या करने पड़ते हैं, यथार्थवादी बनाने पड़ते हैं, वास्तविक बनाने पड़ते हैं। ऐसे कानून नहीं होने चाहिए
जो सिर्फ कागजी कानून है, धरातल पे उसका कोई उपयोग नहीं है। तो जो संविधान है, जो कानून है, उनको यथार्थवादी बनाने के लिए कि वो वास्तविक रूप से काम करे, इस वजह से भी क्रांति आती है, क्रांतियां होती हैं। और क्रांतियों के द्वारा ये माना जाता है कि जो संविधान है, जो कल्पनाओं पर आधारित है, जो आदर्शों पर आधारित है, धरातल पर जिसका कोई उपयोग नहीं है, उन कानूनों को बदल दिया जाए और यथार्थवादी प्रणाली बना दिया जाए। कभी कभी क्रांति का उद्देश्य प्रचलित प्रणाली को अधिक प्रभावशाली और यथार्थवादी बनाना है, यानी कि जो कार्य हो रहा है, जो कानून है, हालांकि उनसे कार्य चल रहा है, फिर भी उनको और अधिक प्रभावशाली बनाना और उनको तत्पर और जो है अच्छे कानून बनाने की जो चाह होती है, वो भी क्रांतियां करवा देती हैं। अगली जो क्रांति का कारण होता है वो होता है सीमित पदीय परिवर्तन। सीमित पदीय परिवर्तन यानी कि पदों में क्या होता है कि परिवर्तन जो होते हैं ना, इस वजह से भी क्या होता है कि क्रांतियां हो जाती है। कभी कभी क्रांति करने वाले राज्य के कुछ पदों में परिवर्तन करना चाहते हैं। देखो क्या होता है कि अभी हम कह रहे थे परिवर्तन होने की वजह से क्रांति हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि परिवर्तन नहीं होता है ना, तब क्रांति हो जाती है। जनता चाहती है कि जो एक ही व्यक्ति शासन के ऊपर लंबे समय से है, उसकी जगह पर कोई अन्य व्यक्ति आए, एक नया तरीका है वो राज्य के सामने आए, एक नई व्यवस्था राज्य के सामने आए, ठीक है। और राज्य के अंदर जो कार्य हो रहा है वो कार्य थोड़े तेज गति से हो, जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि जो पॉजिटिव परिवर्तन होते हैं, जनता को जो और ज्यादा अधिक की जो चाह होती है वो क्या करती है, वो जब उसकी पूरी नहीं होती है, और जब परिवर्तन होते हैं वो भी बहुत कम परिवर्तन होते हैं, पहले वाले वो आ जाते हैं व्यक्ति, तो फिर क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्रांतियां हो जाती है। क्रांति का जो अगला कारण होता है, तो ये कुछ क्या थे, क्रांति के कारण थे। बात करते हैं क्रांतियों के प्रकार, ठीक है ना। ये क्रांतियां जो होती है कितने प्रकार की अरस होती हैं, तो हमारे जो अरस्तु महोदय हैं उन्होंने क्रांतियों के 5 प्रकार बताए हैं। अरस्तु ने क्रांति के कितने प्रकार बताए हैं, सॉरी 5 प्रकार की क्रांति बताई है। पहली तो होती है आंशिक या पूर्ण क्रांति, वो अभी हमने जिसके ऊपर बात की थी। जब संपूर्ण संविधान बदल दिया जाए तो उसे पूर्ण क्रांति, और जब उसका कोई महत्वपूर्ण भाग बदल दिया जाता है तो उसे आंशिक क्रांति कहते हैं। पूर्ण क्रांति में राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है तथा मौजूदा प्रजातंत्र, धनिक तंत्र में अथवा निरंकुश तंत्र में अथवा कुलीन तंत्र में परिवर्तन हो जाता है। पूर्ण क्रांति तो क्या होती है, जब बिल्कुल पूरा का पूरा जो संविधान है, ठीक है, पूरी की पूरी जो व्यवस्थापिका, पूरी की पूरी जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके जो कार्य करने का तरीका है वो बदल दिया जाता है, पूरे कानून बदल जाते हैं, ठीक है ना। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के निर्वाचन का जो तरीका है वो बदल दिया जाता है, तो उसे तो हम कहते हैं आंशिक क्रांति। और अगर उसे कहते हैं पूर्ण क्रांति, और उसके कुछ भागों को बदल दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे आंशिक क्रांति कहेंगे। बात करते हैं रक्तपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति। एक तो क्रांति क्या होती है, उस क्रांति के अंदर खून खराबा होता है, ठीक है, मारकाट होती है, हिंसा होती है, तो उस क्रांति को हम क्या कहते हैं, उस क्रांति को कहते हैं खून खराबे वाली क्रांति, ठीक है ना, रक्तपूर्ण क्रांति कहते हैं। एक जो क्रांति होती है वो हमारे महात्मा गांधी के आदर्शों वाली होती है, गांधीवादी क्रांति होती है, अहिंसा पर आधारित होती है, ठीक है ना, असहयोग है, सविनय अभिज्ञा, इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं। जब संविधान का परिवर्तन सशक्त विद्रोह के कारण व खून खराबे के कारण हो तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहेंगे, और जब संविधान या शासन का परिवर्तन बिना किसी रक्तपूर्ण उपद्रव के संभव होता है तो उसे अरस्तु ने रक्तहीन क्रांति कहा है, ठीक है। एक तो होती है रक्त वाली क्रांति जिसके अंदर हिंसा होती है, और एक होती है
अहिंसक क्रांति। क्रांति का जो तीसरा भाग है वो होता है व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति। एक तो व्यक्ति क्या होता है कि पद पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस व्यक्ति को हटाने के लिए क्रांति होती है, और एक होती है वो व्यवस्था को बदलने के लिए होती है। तो क्या होता है, अरस्तु के अनुसार जब संविधान परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पदच्युत करने से होता है तो उसे व्यक्ति क्रांति कहते हैं। जहां पे शासक को पसंद नहीं किया जाता है, शासक को बदलने के लिए क्रांति की जाती है। और जब संविधान परिवर्तन का उद्देश्य गैर व्यक्तिगत होता है तो अरस्तु ने अव्यक्तिक क्रांति कहा है, यानी कि जब सत्ताधारी जो व्यक्ति है उसको बदलने के लिए क्रांति होती है तो वो व्यक्तिक क्रांति होती है, और जब उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि और किसी कारणों से क्रांति होती है तो वो गैर व्यक्तिक क्रांति होती है। अगली होती है वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। देखिए क्लास ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम इस क्लास को थोड़ा जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं, मगर बाद में आप आराम से इस क्लास को 1-2 बार देखें और इसको रोक करके ये जो नोट्स हैं इसमें से आप अच्छे से बढ़िया शॉर्ट नोट्स बनाएं। बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हैं ली गई हैं। अगली बात आती है वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। देखो क्या होता है, मैं सिर्फ बोलता हूं जैसे वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। अब मैं आपको बता दूं किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको लोग पसंद नहीं करते, फिर उनके विरुद्ध क्रांति होती है, फिर ये बातें आपको लिखने में बड़ी समस्या होती है। इसी वजह से मैं क्या करता हूं कि ये जो है ना थोड़ी विस्तृत पीपीटी बना के लेके आता हूं कि इनके अंदर आपके जो ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड के ऊपर ये महत्वपूर्ण उनसे संबंधित 1-2 बातें लिख के आ जाता हूं। तो क्या होता है, आप इनको लिख सके, आप इनको क्या कर सके, देख के रजिस्टर में लिख सके, और आप जो है उसको परीक्षा के अंदर भी अच्छे से कर सके। ठीक है, क्योंकि एक बार सुनी हुई बातें होती है वो याद नहीं रहती है, मगर आप जब इनको लिख लोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगी। इसमें राज्य के निर्धन व्यक्ति राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं अथवा धनिक राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध क्रांति करते हैं। यदि निर्धन व्यक्ति राजा या धनी व्यक्तियों के विरुद्ध विद्रोह करके राज्य में जनतंत्र की स्थापना कर देते हैं तो उसे जनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। यदि राज्य के धनी व्यक्ति जनतंत्र या राजतंत्र या सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके अपना शासन स्थापित कर लेते हैं तो उसे धनिक तंत्रीय क्रांति कहते हैं। वर्ग विशेष वाली क्रांति, अगर राजतंत्र है और जनता विद्रोह करके वहां पे क्या करती है, डेमोक्रेसी की स्थापना कर देती है। कभी कभार क्या होता है, पहले से डेमोक्रेसी है या फिर पहले से ये है राजतंत्र है और वहां पे जो अमीर लोग होते हैं, धनिक लोग होते हैं, वो पूंजीवादी क्रांति कर देते हैं, पूंजीवाद को ले आते हैं तो उसे धनिक तंत्रीय क्रांति कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे राजतंत्र, धनिक तंत्र। धनिक तंत्र का मतलब होता है पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित ये शासन तंत्र होता है जिसके अंदर जो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, ठीक है, जो पावरफुल लोग हैं, सत्ता शासन करने की जो शक्ति है वो उन लोगों के हाथ में होती है। प्रजातंत्र के अंदर जनता खुद शासन करती है और राजतंत्र के अंदर समाज का जो एक व्यक्ति होता है, एक वर्ग विशेष होता है, वो क्या करता है, शासन करता है। तो इनके अंदर क्या होता है, एक दूसरे को ये क्या करते हैं, हटा करके अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर लेते हैं। एक होता है वाग्वीरों की क्रांति। बहुत ही है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो वाग्वीरों की क्रांति क्या होती है, जब किसी राज्य में कुछ करिश्मावादी नेतागण अथवा वाग्वीर लोग लुभावनेकारी नारों अथवा शब्द चमत्कार द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए राज्य में क्रांति कर दे तो उसे वाग्वीरों की क्रांति कहा जाता है। क्या होता है, राज्य के अंदर कुछ लोग होते हैं जो ऐसे वो क्या कहते हैं ना, भड़कीले भाषणों के द्वारा, ठीक है ना, और इस प्रकार से लोगों को उकसा करके वो क्रांतियां करवा देते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है, लोगों के माइंड के साथ में खेलते हैं और फिर क्या करते हैं, अपनी जो है सत्ता, खुद सत्ता में आ जाते हैं, अपनी रोटियां सेक लेते हैं। अभी बांग्लादेश के अंदर हुआ है ना, कुछ छात्र नेताओं ने क्या कर लिया, क्रांति कर ली, सरकार को हटा दिया और फिर खुद सरकार के अंदर आकर के बैठ गए। तो इस प्रकार आंदोलनों के द्वारा और क्रांतियों के द्वारा सरकार, नई सरकार की स्थापना होना भारत के अंदर और विश्व के अंदर कई जगह इस प्रकार के उदाहरण देखे जा सकते हैं, जिसके अंदर व्यक्ति क्या करता है कि लोगों को भड़का देते हैं क्रांति करने के लिए और लोगों को भड़का करके खुद की जो रोटियां हैं वो सेक लेते हैं। बात करते हैं अरस्तु के अनुसार क्रांति के कारण। अरस्तु ने क्रांति के क्या कारण बताए हैं। अरस्तु ने क्रांति के सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार के कारणों पर विचार किया है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के सामान्य कारण निम्न है।
अरस्तु ने क्रांति के दो कारण बताए, एक तो होते हैं सामान्य कारण, एक होते हैं विशिष्ट कारण। एक तो होते हैं सामान्य कारण, एक होते हैं विशिष्ट कारण। और विशिष्ट कारणों के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ तात्कालिक कारण भी होते हैं। तो सामान्य कारण है, उनमें एक पहला जो कारण है वो है असमानता का आधार। देखो क्या होता है, राज्य के अंदर किसी भी प्रकार की असमानता हो, असमानता क्रांति को जन्म देती। असमानता क्या करती है, क्रांति को जन्म देती है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, लिंग, इनके आधार पर जब राज्य के अंदर असमानता होती है, देखो इसकी बात करते हैं श्रीलंका के अंदर 1947 में भारत आजाद हुआ, 48 में क्या हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ। अब श्रीलंका के अंदर सिंहली और तमिल दो प्रकार के लोग थे, और तमिल जो थे वो अल्पसंख्यक थे, जो सिंहली थे वो क्या थे, बहुसंख्यक थे। तो बहुसंख्यक होने के नाते उन्होंने क्या किया, श्रीलंका के अंदर अपनी सरकार बना दी। अपनी सरकार बनाने के बाद में क्या किया, उन लोगों ने संवर्ग के आधार पर जो तमिल लोग थे, तमिल भाषी थे, उन लोगों के साथ में असमानता की, संविधान के द्वारा असमानता की। इस वजह से वहां पर क्रांति होती है, ठीक है। और लिट्टे जैसे जो आतंकवादी संगठन थे वो जन्म लेते हैं। तो असमानता होती है वो क्रांति का महत्वपूर्ण कारण होती है। अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र में समानता होना अति आवश्यक है, खास करके डेमोक्रेसी के अंदर समानता होना अति आवश्यक है। राज्य में अगर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर राज्य के द्वारा असमानता की जाती है तो उसे उस राज्य में क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है, उस राज्य के अंदर क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। अरस्तु के स्वयं के शब्दों में असमानता की भावना क्रांति का कारण है। क्रांति का कारण हमेशा असमानता में मिलता है। अरस्तु कहता है कि क्रांति जो होती है, क्रांति की वजह हर वक्त क्या होती है, असमानता होती है, और क्रांतियों के जो कारण है वो भी क्या होते हैं, हमें असमानता के अंदर मिल जाते हैं। अगला जो क्रांति का कारण अरस्तु बताता है वो बताता है अन्याय। जब क्या होता है, सामान्य, दो सामान्य कारण, तो सामान्य, दूसरा सामान्य कारण है अन्याय। जब राज्य के अंदर ये जो कुछ लोग हैं वो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इनके आधार पर किसी व्यक्ति या किसी समुदाय विशेष के साथ में सरकार के द्वारा अन्याय होता है, जब उनके साथ में जैसे असमानता का होना वो भी क्या है, अन्याय का ही एक भाग है। जब उनकी संपत्ति, उनके परिवार और उनकी जो संस्कृति, उनके ऊपर कुठाराघात किया जाता है, उनका हनन किया जाता है, तो ऐसे समय में क्या होती है, क्रांति होती है। क्रांति का मूलभूत कारण अन्याय है। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है उससे कम मिलता है तथा दूसरे वर्ग को जितना उसे मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है, तो असंतोष का उदय होता है और वह असंतोष क्रांति को जन्म देता है। क्योंकि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार है, इसलिए अन्याय और दुर्भावना, असंतोष और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण है। इस प्रकार असमानता और अन्याय क्रांति के दो सामान्य कारण हैं। जब क्या होता है कि एक पढ़ा लिखा व्यवस्थित जो क्वालिफाइड पर्सन है, उनको तो क्या होता है कि उचित पद नहीं मिलता है, उचित रोजगार नहीं मिलता है। एक अनपढ़ देहाती गवार व्यक्ति होता है, उसको पद मिलता है, सम्मान मिलता है। यानी कि जो व्यक्ति जिस चीज का अधिकारी है उसको अपना उसका अधिकार नहीं मिलता है, बराबरी नहीं मिलती है सरकार के द्वारा। कुछ लोगों को तो ज्यादा मिलता है और वो उसके ज्यादा के अधिकारी नहीं है, और कुछ लोगों को कम मिलता है बल्कि वो ज्यादा कार्य कर रहे हैं, ज्यादा के अधिकारी हैं। तो ऐसे समय में क्या होती है, उन यानी कि उन लोगों के साथ में, एक वर्ग के साथ में क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो क्रांति का जन्म होता है वहां पर। क्रांति के जो विशेष कारण है, क्रांति के विशेष कारणों में पहला है शासकों का स्वार्थी होना। देखो क्या होता है, स्वार्थ जो होता है वो व्यक्ति को अंधा बना देता है। जब व्यक्ति के दिल के अंदर, दिमाग के अंदर और उनकी भावनाओं के अंदर स्वार्थ आ जाता है, जब लालसा आ जाती है, तब उसकी नैतिकता का हनन हो जाता है, तब उसके संस्कारों का हनन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पागल हो जाता है स्वार्थ के अंदर, और वो व्यक्ति क्या करता है, फिर जनता के साथ में अन्याय करने लगता है, जनता के साथ में असमानता करने लगता है, जनता का शोषण करने लगता है। और ऐसे व्यक्ति को क्या करती है, जनता उखाड़ करके फेंक देती है।
ठीक है। तो जिस समय शासक वर्ग स्वार्थ में अंधा हो जाता है, वह राज्य का हित न सोचकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है, जनता उसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर देती है। अर्थात वो व्यक्ति जो शासक है, शासन व्यवस्था के अंदर बैठा है, वो क्या करता है कि खुद के हितों को लक्ष्य बना करके कार्य करता है। राज्य समाज एवं जनता के हितों को लक्ष्य नहीं बनाता है और उसको इस प्रकार का शासन नहीं करता है, बल्कि शासन के अंदर ऐसी योजनाएं बनाता है जिससे उसका खुद का और खुद के परिवार का, खुद के मित्रजनों का भला हो। तो ये क्या है, उस समय सरकार का हनन होता है। ऐसी सरकारों को क्या होती है, जनता उखाड़ करके फेंक देती है। तो पहला जो क्रांति का कारण होता है वो होता है स्वार्थ, दूसरा होता है घृणा की भावना। देखो क्या है, एक घृणा ये दो प्रकार की होती है। जो व्यक्ति, चाहे लोकतंत्र है, राजतंत्र है, धनिक तंत्र है, कोई भी शासन प्रणाली है, समाज के अंदर दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग होता है उच्च, एक वर्ग होता है निम्न। एक तो अमीर और गरीब इसके आधार पर होता ही है, एक पढ़ा लिखा, एक अनपढ़, एक कम पढ़ा लिखा, एक जो है उच्च जीवन व्यतीत करने वाला और एक जो है थोड़ा निम्न प्रकार से जीवन व्यतीत करने वाला। समाज के अंदर जो ये ऊंच नीच है, ये हर प्रकार के होती हैं। वैसे दुनिया के अंदर असमानता सिर्फ एक ही आधार पर होती है, अमीर और गरीब, बाकी कोई असमानता होती नहीं है। फिर भी हम देखते हैं जाति, क्षेत्र या फिर धर्म, कई आधारों पर जो क्या होता है ऊंच नीच होती है। जब क्या होता है, निम्न कैटेगरी वाला जो व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, वो उच्च व्यक्ति से क्या करता है, घृणा करने लगता है। और जो सत्ताधारी उच्च व्यक्ति है, वो जब उसके जो निम्न वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है उस राज्य का, उससे घृणा करने लगता है। तो ऐसे समय में क्या होती है कि वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे घृणा है ना, वो एक क्रांति में बदल जाती है। ये नफरत की जो भावना होती है ना, यही नफरत की भावना, यही घृणा की भावना एक दिन राज्य के अंदर बड़ी क्रांति को जन्म देती है और एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आ जाती है। घृणा की भावना क्रांति के कारणों में मुख्य स्थान है। घृणा प्राय उस समय पैदा होती है जब शक्तिशाली व संपन्न लोग निम्न वर्ग के लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं, तो फिर निम्न वर्ग उच्च वर्ग के प्रति घृणा से बढ़ जाता है, वह घृणा की उच्च सीमा तक पहुंचकर क्रांति कर देता है। एक परिवार के अंदर भी क्या होता है, अगर जो व्यक्ति हैं, जो उसके जो माता पिता या परिवार के सदस्य हैं, वो अगर उनके बच्चे हैं, उनमें से भी क्या होता है, एक के साथ में ज्यादा प्रेम करते हैं, एक के साथ में थोड़ा घृणा करते हैं। तो जिसके साथ में वो घृणा कर रहे हैं, उनके और उनके बीच में धीरे धीरे मनमुटाव हो जाता है। अगला जो कारण होता है वो होता है मान अपमान, ठीक है ना, ईगो जो होता है ना, वो क्रांति का महत्वपूर्ण कारण होता है। कई बार ईगो के चक्कर में कहते हैं कि पुष्पराज झुकेगा नहीं, तो इस वजह से भी क्रांतियां हो जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी का बलपूर्वक सम्मान करना चाहता है या शासक वर्ग किसी को अनुचित ढंग से सम्मान देता है या अपमानित करता है, तो उस समय असहायता की दृष्टि उत्पन्न हो जाने से क्रांति का जन्म होता है। देखो क्या होता है, कई बार तो कई लोगों का सम्मान हो जाता है जो पहले से ही मूर्ख हैं, भ्रष्ट हैं, ठीक है, अन्यायी हैं, शोषणकारी हैं, जिनके ऊपर कई प्रकार के मुकदमे लग रहे हैं, उन लोगों को तो बड़ा बना दिया जाता है। और जो मान सम्मान का असली हकदार है, जिसने जो राज्य की सेवा कर रहा है, जो पढ़ा लिखा है, जो संस्कारवान व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों को जो है उसको हटा दिया जाता है रास्ते से। उनके साथ में जो है घृणा की जाती है, उनके साथ में समानता नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, उस राज्य के अंदर क्रांति का जन्म होता है। या फिर क्या होता है ना कि शासक वर्ग क्या होते हैं कि अपना मान सम्मान बलपूर्वक करवाते गए, ठीक है ना। तो बलपूर्वक जो है किसी का मान सम्मान नहीं किया जाता है। मान सम्मान ये तो एक व्यक्ति के अंदर से अंदर की भावना होती है, ठीक है ना। अंदर से जब वो उसके प्रति सम्मान होता है, तब वो उसका मान सम्मान करता है। अगला जो कारण होता है वो होता है भय। देखो क्या होता है, कई बार व्यक्ति को राज्य से भय होता है और राज्य को व्यक्ति से भय होता है, तब वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कमजोर करने में लगे रहते हैं। जैसे राज्य के अंदर कोई संस्था बनी हुई है,
ठीक है ना। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, किसी के आधार पर कोई संस्था है। अब उस संस्था के जो लोग हैं, सरकार को भय है कि ये संस्था वाले जो लोग हैं ये क्या करेंगे, कभी भी हमारी सरकार को खराब कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। या फिर एक सरकार को संस्था से डर है, और संस्था को डर है कि कहीं सरकार किसी भी समय हमारे नेताओं को गिरफ्तार ना कर ले, हमारे लोगों को क्या कर ले, अपमानित ना कर ले, और ये जो हमारी संस्था है वो उसको नष्ट ना कर ले। ऐसे समय में संस्था चाहेगी सरकार कमजोर हो, और सरकार चाहेगी संस्था कमजोर हो। तो ये जो प्रकार होता है ये भय, हालांकि सरकार कुछ नहीं कर रही है, संस्था कुछ नहीं कर रही है, फिर भी ये जो भय होता है ना, ये क्या होता है, क्रांति को जन्म देता है। क्रांति का एक मुख्य कारण भय भी है। अरस्तु के अनुसार भय दो प्रकार के व्यक्तियों को विद्रोह के लिए प्रेरित करता है। कुछ व्यक्तियों को यह भय होता है कि उसके साथ अन्याय होगा, इसलिए वे विद्रोह कर बैठते हैं, अपराधी दंड के भय से भयभीत होकर विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, कि लोगों को लगता है कि हमारे साथ गलत ना हो जाए, तो वो क्या है, नहीं होने से पहले ही क्या कर लेते हैं, क्रांति कर लेते। एक होती है धृष्टता, जब क्या होता है, शासक के ऊपर, ठीक है ना, व्यवस्था के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति होता है, दृष्ट होता है, भ्रष्ट होता है, ठीक है ना, यानी कि उनके अंदर जो है वो एक जो शासक के जो गुण होते हैं वो उनमें होते ही नहीं है, तो फिर क्या होता है, क्रांतियां होती हैं। जब शासक में धृष्टता, बस जनहित के बारे में विचार नहीं करता, तो जनता उसके विरुद्ध क्रांति के लिए उद्यत हो जाती है। पारिवारिक कई विवाद जो होते हैं वो भी क्रांति को जन्म देते हैं। देखो क्या होता है ना, पहले के समय में जब राजतंत्र होता था तो राजतंत्र के अंदर उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ठीक है ना, तो वो पद की चाहत, एक परिवार का जो झगड़ा होता था वो क्या होता था, बड़ी बड़ी क्रांतियों को जन्म देता था। पारिवारिक विवाद भी प्राय क्रांति का सूत्रपात करते हैं। राजकुमारों में प्रणय संबंध कभी कभी क्रांति के जनक बन जाते थे। हम देखते हैं ना कि भारत के ऊपर मोहम्मद गोरी का आक्रमण क्यों हुआ, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से विवाह करना चाहता था और उसके परिवार वाले नहीं चाहते थे। तो ये विवाह संबंध कभी कभी जो है ये राजतंत्रों के अंदर इस प्रकार की कहानियां देखने को मिलती है कि एक जो राजकुमारी या जो महिला है उससे विवाह करने वाली, विवाह की चाहत बहुत सारे व्यक्ति रखते थे, और वो फिर क्या करती थी, उस वजह से क्रांतियां हो जाती थी, आपस में लड़ लेते थे। आर्थिक असमानता भी क्रांति का क्या होता है, एक मुख्य कारण। आर्थिक असमानता एक प्राय दलित वर्ग को क्रांति के लिए उकसाती है, यह क्रांति के मुख्य कारणों में से एक है। आर्थिक समानता हो न तो वहां पे क्रांति नहीं होती है। इसके अलावा मध्यम वर्ग का न होना, देखो मध्यम वर्ग जो है ना वो समाज के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मध्यम वर्ग जिस राज्य के अंदर नहीं होता है, सिर्फ अमीर और गरीब ही होते हैं, वहां पे क्रांतियां ज्यादा होती है। समाज में संतुलन मध्यम वर्ग के होने से हमेशा बना रहता है। मध्यम वर्ग के अभाव में अमीर व गरीब के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इस दूरी को दलित सह नहीं पाता, परिणाम स्वरूप क्रांति का जन्म होता है। निर्वाचन संबंधी विवाद, कई बार क्या होता है, निर्वाचन संबंधी विवाद भी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर देता है। निर्वाचन संबंधी बुराइयों को समाप्त करना आवश्यक है। निर्वाचन संबंधी जो बुराइयां होती है इसकी वजह से भी हो जाती है। इसके अलावा उच्च पद और गैर वफादार व्यक्तियों को देना, उच्च पद जो है, जो वफादार नहीं है, ठीक है, योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को जब पद मिल जाता है तो भी क्रांतियां हो जाती है। परस्पर विरोधी वर्गों का होना, ठीक है ना, परस्पर विरोधी वर्गों के होने से भी एक दूसरे के हितों के लिए संघर्ष चलता है। यह वर्ग संघर्ष आधुनिक युग में बढ़ता ही जा रहा है। शक्ति, जब शासक वर्ग शक्ति के आधार पर जनता से अपनी बातें स्वीकार करना प्रारंभ करता है तो प्रभावित वर्ग में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। शक्ति के द्वारा जब शासन किया जाता है, ठीक है ना, जनहित को ध्यान नहीं रखा जाता है, जनता की भावनाओं को कुचला जाता है, तब क्रांतियों का जन्म होता है। अन्य लघु परिवर्तन की उपेक्षा, जब छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं और शासक उसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो छोटे छोटे परिवर्तन, छोटी बातें हैं वो बड़ी क्रांतियों को जन्म देती है। शासक जब छोटे छोटे उन परिवर्तनों की उपेक्षा करता है जिसके दूरगामी भयंकर परिणाम होते हैं और धीरे धीरे क्रांति का रूप धारण करता है। विदेशियों के आगमन की खुली छूट, एक देखो क्या होता है, ये पुरानी बातें हो गई है। विदेशी जब बड़ी मात्रा में किसी दूसरे देशों के अंदर जाते हैं तो वहां पे भी क्रांतियां हो जाती है। अभी ये अमेरिका का जो व्यक्ति है एशिया महाद्वीप के जिस देश के अंदर जाता है दूसरे ही दिन वहां पे क्या हो जाती है, उस देश के अंदर क्रांति हो जाती है। ठीक है, क्रांतियों को रोकने के निम्नलिखित सुझाव है। ये जो क्रांतियां होती है इन क्रांतियों को
रोका कैसे जाए, ठीक है ना, इसको कैसे खत्म किया जाए। तो इन क्रांतियों को रोकने के भी कुछ उपाय अरस्तु ने बताए हैं। क्या उपाय हैं? राज्य में किसी भी प्रकार की कानूनहीनता अथवा अराजकता के प्रति शासकों को सजग रहना चाहिए। कानूनहीनता की शुरुआत अदृश्य रूप से छोटे छोटे मुद्दों से होती है, जो कालांतर में विशाल रूप धारण कर लेती है। यानी कि कोई व्यक्ति राज्य के अंदर कानूनों को तोड़ता है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, तो उसको तुरंत दंड मिलना चाहिए, उसके साथ में जो है रियायत नहीं बरतनी चाहिए, नहीं तो वो फिर क्या करेगा, आगे जाकर के बड़ी समस्या को जन्म लेगा। दूसरा जो कारण है, शासकों को शासितों की आंखों में धूल डालकर उन्हें धोखा देकर अथवा झूठे आश्वासन देकर उन पर शासन नहीं करना चाहिए। हमें ये नियम भी बना लेना चाहिए कि शासितों को गुमराह करने के तरीकों में हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शासकों को भी चाहिए कि अनुचित तरीके से जनता को भ्रम में न रखे, जनता को गुमराह न करे और उनके साथ में झूठ बोल करके शासन न करे, बल्कि उनको वास्तविकता से बनाए रखे और आश्वासन के साथ में जो है कार्य करे। अगला जो उसको क्रांति रोकने का उपाय वो है, राज्य के अधिकारियों को प्रजा के प्रति, नागरिकों तथा गैर नागरिकों के प्रति समानता तथा समदर्शिता का भाव रखना चाहिए। यानी जो राज्य के अधिकारी हैं, ठीक है ना, कई बार क्या होता है, अधिकारियों की स्थिति ऐसी होती है, वो अपन कहते हैं कि छाए से ज्यादा केतली गर्म, तो वो नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को चाहिए कि वो जनता के प्रति सजग रहे, जनता के प्रति नैतिकता बनाए रखे, जनता की भावनाओं का सम्मान करे। इसके अलावा राज्य के अभिजात अथवा श्रेष्ठ जनों को आपसी कलह से बचना चाहिए। राज्य के अंदर जो बड़े बड़े उच्च वर्गों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन लोगों को भी क्या करना चाहिए, आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, जिससे क्रांतियां न हो, ठीक है। इसके अलावा क्रांतियों को रोकने के जो उपाय बताए हैं, पांचवा उपाय बताए, राज्य को कभी भी किसी व्यक्ति की महिमा को अन्य व्यक्तियों से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए फालतू में। इसके अलावा राज्य की विधि द्वारा यह निर्धारण कर दिया जाना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपने धन अथवा संबंधों के सहारे राज्य में महत्व को प्राप्त नहीं करे, कि कोई भी व्यक्ति अपने धन और बाहुबल से राज्य में महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बन सकता। वो जब राज्य की सेवा करेगा तभी वो महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। इसके अलावा राज्य में ऐसे दंडनायक अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जिनकी देखरेख करने की राज्य के कुछ सदस्य संविधान के आदर्शों को विपरीत तो नहीं रहते हैं, अर्थात न्यायपालिका मजबूत होनी चाहिए। शासन के अधिकारियों के लिए ये नियम बना दिए कि वे अपने पद का दुरुपयोग निजी लाभ पूर्ति के नहीं करेगा। जो अधिकारी हैं राज्य के, वो अपने खुद के लोभ के लिए, लालच के लिए अपने पद का दुरुपयोग नहीं करे, इसका भी ध्यान रखे। लोकतंत्र में धनी लोगों के धन को छीनने से बचाया जाना चाहिए तथा कुलीन तंत्र में निर्धनों की रक्षा की जानी चाहिए, अर्थात जो धनी व्यक्ति हैं उनके धन की भी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ ऐसे नियम बनाना कि जो प्रभावशाली बड़े व्यक्ति हैं उनकी भी धन की और उनकी जो है लोगों की, निर्धनों की, सबकी रक्षा हो। राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारियों में इन तीन गुणों का समावेश होना जरूरी है: संविधान के प्रति आस्था, कर्तव्य को पूरा करने की योग्यता और भलाबंधा तथा न्यायप्रियता। जब राज्य के अधिकारियों के अंदर इस प्रकार की ये बातें होगी तभी जो है क्या है, उस राज्य के अंदर क्रांति होगी। हालांकि अरस्तु ने क्रांति के ऊपर बहुत सारे बातें बताई है, मगर बहुत सारे लोगों ने क्या किए, ये अरस्तु ने जो क्रांति से संबंधित बातें बताई इनकी आलोचना की है। किस प्रकार से आलोचना की है? अरस्तु के उपयुक्त क्रांति संबंधी बहुमूल्य है, परंतु इनकी आलोचना इन आधार पर। एक तो है, अरस्तु सभी प्रकार के परिवर्तनों को क्रांति मानता है, यह क्रांति की गलत परिभाषा है। अरस्तु कहता है जो भी परिवर्तन होता है वो क्रांति है, तो ऐसा नहीं होता है, सब प्रकार के परिवर्तन क्रांति नहीं है। इसके अलावा दूसरे वह आर्थिक विषमता पर सर्वाधिक जोर देता है, जबकि क्रांति के अन्य कारण भी इतिहास में मिलते हैं। अरस्तु क्या करता है, आर्थिक असमानता को क्रांति का मुख्य कारण मानता है, मगर ऐसा नहीं है, क्रांतियां अन्य कारणों से भी होती है, ठीक है। तो थोड़ी सी क्लास बड़ी हो गई, माफी चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।